तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हमने कुछ ही टाइम पहले व्यक्तित्व विकास का यूनिट 1 देखा था और अब बारी है यूनिट 2 की। तो ये यूनिट 2 है व्यक्तित्व विकास की तकनीकें, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों में स्वयं की अवधारणा के विकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, अथवा आत्म क्या है, आत्म का विकास कैसे होता है। आत्म का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। कार्टिस ने बताया कि आत्म का विकास व्यक्ति की उस अर्जित योग्यता पर निर्भर है जो आत्म का उद्देश्य हो। आत्म का विकास प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक धारण पर निर्भर है। यह विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है और इस बात का निर्णय लेता है कि उसको कौन सी वस्तुएं अपनानी है तथा कौन सी नहीं। आत्म एकात्मीकरण की मनोरचनाओं से प्रभावित होता है, जैसे बच्चों का यौन तथा उसका आत्म क्रमानुसार विकसित होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है आत्म एवं व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। आत्म मतलब स्वयं एवं व्यक्तित्व। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 है आत्मगत रूप में आत्म तथा वस्तुगत रूप में आत्म से क्या आशय है। आत्मगत रूप में आत्म एवं वस्तुगत रूप में आत्म। क्वेश्चन नंबर 4 है आत्म के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आत्म के प्रकार। आत्म के विभिन्न प्रकारीय रूप होते हैं। आत्म के इन विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक एवं समाज सांस्कृतिक पर्यावरणों से होने वाली हमारी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। आत्म के मूल तत्व पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चीखता चिल्लाता है। यद्यपि बालक की यह चीख परिस्थिति पर आधारित होती है, यथापि यही परिस्थिति आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में मैं भूखा हूँ परिवर्तित हो जाता है। समाज सांस्कृतिक पर्यावरण में यह जैविक आत्म स्वयं को रूपांतरित करता है। आप जबकि एक चॉकलेट के लिए भूख का अनुभव कर सकते हैं, एक एस्किमो को ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच भेद किया गया है। व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबद्ध होने का अनुभव करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे जैविक आवश्यकताएं जैविक आत्म को विकसित करती है, किंतु शीघ्र ही बच्चे की उसके पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यक्तिगत आत्म के अन्य अवयवों को उत्पन्न करने लगती है। किंतु इस विस्तार में जीवन के उन पक्षों पर भी बल दिया होता है जो संबंधित व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है, जैसे व्यक्तिगत सुख सुविधा इत्यादि। सामाजिक आत्म का प्रकटीकरण दूसरे के संबंध में होता है, जिसमें सहयोग, एकता, संबंध, त्याग, समर्थन तथा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। इसलिए इस आत्म को पारिवारिक या संबंधात्मक आत्म के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 6 है आत्मसम्मान से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहा जाता है। कुछ लोगों में आत्मसम्मान उच्च स्तर का, जबकि कुछ लोगों में आत्मसम्मान निम्न स्तर का पाया जाता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के समक्ष विविध प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस सीमा तक वे कथन उसके संदर्भ में सही है, यह बताए। उदाहरण के लिए किसी बालक बालिका से यह पूछा जा सकता है कि मैं गृह कार्य करने में अच्छा है,
मैं गृह कार्य करने में अच्छा हूँ, अथवा मुझे अक्सर विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, अथवा मेरे सहपाठियों द्वारा मुझे बहुत पसंद किया जाता है। जैसे कथन उसके संदर्भ में किस सीमा तक सही है। यदि बालक बालिका यह बताता या बताती है कि ये कथन उसके संदर्भ में सही है, तो उसका आत्मसम्मान उस दूसरे बालक बालिका की तुलना में अधिक है जो यह बताता या बताती है कि ये कथन उसके बारे में सही नहीं है। अध्ययनों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चे में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाता है। शैक्षिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक खेलकूद संबंधित क्षमता और शारीरिक रूप से आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है। अपनी स्थिर प्रवृत्तियों के रूप में अपने प्रतिधारणा बनाने की क्षमता में भिन्न भिन्न आत्म मूल्यांकनों को जोड़कर अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक तस्वीरें निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है। इसी को हम आत्मसम्मान की समग्र भावना के रूप में जानते हैं। आत्मसम्मान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में उच्च शैक्षणिक आत्मसम्मान होता है, उनका निष्पादन विद्यालयों में निम्न आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है, और जिन बच्चों में उच्च सामाजिक आत्मसम्मान होता है, उनको निम्न सामाजिक आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में सहपाठियों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ, जिन बच्चों में सभी क्षेत्रों में निम्न आत्मसम्मान होता है, उनमें दुश्चिंता, अवसाद और समाज विरोधी व्यवहार पाया जाता है। अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जिन माता पिता द्वारा स्नेह के साथ सकारात्मक ढंग से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, ऐसे बालकों में उच्च आत्मसम्मान विकसित होता है, क्योंकि ऐसा होने पर बच्चे अपने आप को सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। जो माता पिता बच्चों द्वारा सहायता न मांगने पर भी यदि उनके निर्णय स्वयं लेते हैं, तो ऐसे बच्चे में निम्न आत्मसम्मान पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आत्म सक्षमता से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 7 है, आत्म सक्षमता से क्या तात्पर्य है, समझाइए। आत्म सक्षमता, प्रश्न नंबर 8 है, आत्म नियमन से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृति एवं आत्म में क्या संबंध है, समझाइए। चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संस्कृति एवं आत्म के अनेक पक्ष संस्कृति के उन विशिष्ट रूपों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। भारतीय संस्कृति संदर्भ में आत्म का विश्लेषण अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट करता है जो पाश्चात्य सांस्कृतिक संदर्भ में पाए जाने वाले पक्षों से भिन्न होते हैं। भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को लेकर है कि आत्म और दूसरे अन्य के बीच किस प्रकार से सीमा रेखा निर्धारित की गई है। पाश्चात्य अवधारणा में यह सीमा रेखा अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ प्रतीत होती है। दूसरी तरफ भारतीय अवधारणा में आत्म और अन्य के मध्य सीमा रेखा में स्थिर न होकर परिवर्तनीय प्रकृति की बताई गई है। इस प्रकार एक क्षण में व्यक्ति का आत्म अन्य सब कुछ को अपने अंतर्निहित करता हुआ समूचे ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु दूसरे क्षण में आत्म अन्य सबसे पूर्णतया विनिवर्तित होकर व्यक्तिगत आत्म उदाहरणार्थ हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं लक्ष्य पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। पाश्चात्य अवधारणा आत्म और अन्य मनुष्य और प्रकृति तथा आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के मध्य स्पष्ट द्विविभाजन करते हुए प्रतीत होती है। भारतीय अवधारणा इस प्रकार का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं करती है। चित्र में इस संबंध को प्रदर्शित किया गया है, बट यहाँ चित्र नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, स्वानुभूति के बारे में आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। स्वानुभूति की अवधारणा क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते एक पैराग्राफ। स्वानुभूति हमारा सामाजिक ताना बाना हमें समाज के अनुसार चलने पर बाध्य करता है। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हम अकेले रहने का खतरा नहीं उठाना चाहते। कभी आत्मविश्वास की कमी तो कभी आलोचनाओं से डर से जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने की सोच अपनाकर हम अपनी स्वतंत्र सोच को खोते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी स्वतंत्र सोच को बनाए रखते हैं। सामान्यतः स्वतंत्र सोच रखने वालों को लोग सिर्फ हीरा या पागल तक भी कह देते हैं, लेकिन समय बीतने पर स्वतंत्र सोच के स्वामी ही समाज, देश और विचारधाराओं का नेतृत्व करते हैं।
अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आत्मवर्णन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए या आत्मवर्णन की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है, आत्म पहचान से आप क्या समझते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। और अथवा में है, आत्म पहचान का अर्थ स्पष्ट करिए। प्रश्न नंबर 13 है, धारणा क्या है, धारणाओं की विशेषताएं समझाइए। धारणा का अर्थ, धारणा एक मानसिक कल्पना है। धारणा सीखने की मौलिक इकाई है। सुदृढ़ वस्तुओं के संबंध में धारणा भिन्न वस्तुओं के समरूपों के प्रतिनिधित्व करती है। धारणाओं की विशेषताएं अगम्यता, सीखने की क्षमता, प्रयोज्यता, मान्यता, सामान्यता। प्रश्न नंबर 14 है, भावनात्मक प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है, उदाहरण समझाइए। उदाहरण देख लेते हैं। आपका जीवन साथी आपको जाने अनजाने में किसी सार्वजनिक स्तर पर अपमानित कर देता है, किंतु आप अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आप चुप रहते हैं। आगे की भावनात्मक दिशा निम्न प्रकार हो सकती है। ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से। समय बीत रहा है पर आप उस घटना को भूल नहीं पा रहे। आपका सिर दर्द होना आम बात हो गई है। आप अक्सर अपनी आंखों में भारीपन महसूस करते हैं। आजकल आपसे छोटी छोटी गलतियां हो रही है। आपको कई बार लगता है कि आप दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे हैं। आपको आमतौर से जल्दी क्रोध आ जाता है। अवसर मिलने पर आप अपने जीवन साथी पर व्यंग करते हैं। किसी दिन आप एक साधारण सी बात पर अपने जीवन साथी के प्रति आक्रामक हो जाते हैं। अब आपका अपने जीवन साथी से आमतौर पर झगड़ा होता है। आप अपने जीवन साथी से अलग होने का सोचने लगते हैं। यह अक्सर लोगों के साथ होता होगा। प्रश्न नंबर 15 है, अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को जानने की विधि लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है, आत्म प्रबंधन से क्या आशय है, भावनाओं को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। आत्म प्रबंधन। प्रश्न नंबर 17 है, स्व अवधारणा से आप क्या समझते हैं, भावात्मक बुद्धिमत्ता को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। आत्मसम्मान पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 18, आत्मसम्मान की अवधारणा को समझाइए। आत्मसम्मान क्या है? बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए और सामान्यतः ऐसा करते भी है, पर क्या आपने कभी सोचा है जैसे सम्मान आप दूसरों को देते हैं वैसे ही सम्मान के आप भी हकदार है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इस जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। प्रश्न नंबर 19 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। मनोविज्ञान ने आत्मसम्मान एक अत्यधिक पसंद किए जाने वाला विषय है। इस पर आज तक लगभग अनेक शोध पत्र, आलेख व पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें से जो निम्नलिखित बातें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है वह हमारी रुचि इस विषय में और अधिक बढ़ा देगी। आत्मसम्मान हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। सही आत्मसम्मान रखने वाले लोग दूसरे की अपेक्षा कहीं अधिक खुश होते हैं। वे दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे होते हैं। उन पर तनाव का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होता है। वे जीवन के झटकों से बहुत जल्दी उबर जाते हैं। वे अधिक मिलनसार होते हैं। अवसाद, चिंता व नशे सामान्यतः दूर ही रहते हैं। वे दूसरों की आलोचनाएं कम करते हैं। वे जीवन भर आमतौर से सेहतमंद होते हैं। वे अधिक प्रसिद्ध होते हैं। वे अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वे जीवन में गिले शिकवे कम रखते हैं। बहुत अच्छी जो भी है पॉइंट्स दिए है इसमें। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, आत्मसम्मान का सही स्तर क्या होना चाहिए, तो आप ये पढ़ लेना। कम निम्न आत्मसम्मान हमें अपने दुष्चक्र में फंसा देता है, जैसे निम्न आत्मसम्मान, कम ऊर्जा,
क्या कहाँ से आएगा? कम ऊर्जा, यहाँ से कम ऊर्जा, कम ऊंचे लक्ष्य, कम प्रयास, असफलता, निम्न आत्मसम्मान, यहाँ से भी निम्न आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 21 है, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, अथवा आप आत्मनियंत्रण का विकास कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, बालक की नैतिक विकास का क्या अर्थ है। नैतिक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे का विचार पर प्रकाश डालिए अथवा बच्चों के नैतिक विकास को समझाइए। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत समझाइए। ओके, ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। जीन पियाजे का विचार पढ़ लेते हैं। पियाजे के अनुसार नैतिकता के 2 क्रम होते हैं, परतंत्र तथा स्वायत्त। परतंत्र नैतिकता में बालक के लिए खेल के नियम अनिवार्य होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार अभिभावकों के अधिकार में दंड देने की शक्ति होती है, उसी प्रकार खेल के नियम भी होते हैं। जैसे बालक विकसित होते जाते हैं, सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा से वे ये समझने लगते हैं कि नियम सामाजिक समूह द्वारा ही बनाए जाते हैं, वे कहीं और से नहीं आते हैं। इस कारण उन्हें सामाजिक स्वीकृति के साथ बदला भी जा सकता है। इस तरह बालक नैतिक विकास क्रम में परतंत्रता से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, रुचि से आप क्या समझते हैं। सीखने के लिए रुचि बनाए रखने के उपाय बताइए, अथवा रुचि की परिभाषा लिखिए तथा यह बताइए कि सीखने हेतु रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। रुचि का अर्थ। वैसे रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस से हुई है। स्ट्राउट के अनुसार जिसका अर्थ है इसके कारण अंतर होता है। रॉस ने इसका अर्थ यह महत्वपूर्ण होती है बताया है, इसमें लगाव होता है। स्पष्ट है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी रुचि होती है वह हमारे लिए अन्य वस्तु या व्यक्ति से भिन्न होती है तथा उससे हमारा लगाव रहता है। उदाहरण के लिए एक बालक पढ़ने में रुचि रखता है तो दूसरा खेलने में, तो तीसरा संगीत सुनने में। इस प्रकार तीनों बच्चों को अलग अलग बातों में लगाव अर्थात रुचि है। सामान्यतया रुचि एक मानसिक क्रिया है जिसके आधार पर कोई वस्तु अच्छी या खराब लग सकती है। सीखने में रुचि बनाए रखने के उपाय। रुचि के अनुसार कार्य के अवसर, रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख, समय अनुसार विषय परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का संबंध, बालकों की रुचि के अनुरूप विभिन्नता द्वारा रोचकता में वृद्धि। रुचि के अनुसार स्थूल पदार्थों का शिक्षण में उपयोग, जिज्ञासा जागृत होने पर तृप्त करना, अवकाश एवं विश्राम की अव्यवस्था, पाठ्य वस्तु का दैनिक जीवन में परिवेश व संबंध, पाठ्य वस्तु के उद्देश्य एवं उपयोगिता का ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, जन्मजात प्रेरक क्या है। जन्मजात प्रेरक से क्या तात्पर्य है, या 2 जन्मजात प्रेरकों को समझाइए। जन्मजात प्रेरक में क्या आता है, भूख, प्यास, काम। काम भावना के प्रेरक तत्वों के रूप में 2 तत्व प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, लिंग ग्रंथियों में होने वाला स्त्राव, अन्य ग्रंथियों में होने वाला स्त्राव। नींद, प्रेम, क्रोध, मल मूत्र त्याग। प्रश्न नंबर 25 है, धारणाओं का अध्यापन और सीखने का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। प्रायः निम्नलिखित ढंगों का सुझाव दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा देना, विभिन्न प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराना, उदाहरणों की प्रस्तुति, अध्यापन के नियमों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भाग लेना, श्रव्य दृश्य सहायताओं का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 26 है, सशक्त व्यक्ति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सशक्त व्यक्ति की उपयोगिता लिखिए। तो अभी हम देखने वाले इसका आंसर। सशक्त व्यक्ति के अर्थ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सशक्त व्यक्तित्व होने के विशिष्ट अर्थ है। उन पर तनाव का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। तनाव के परिणाम स्वरूप होने वाले हार्ट अटैक, अवसाद, चिंता व क्रोध की घटनाएं उनमें काफी कम देखी गई है।
वे अनजाने डर से भयभीत रहकर नहीं अपेक्षाकृत खुश होकर जीवन जीते हैं। वे परिवर्तनों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। वे अपना कार्य अधिक लगन से करते हैं। वे समस्याओं और रुकावटों को जल्दी ही अवसरों में बदल देते हैं। तनाव उनके लिए अभिशाप कम वरदान ज्यादा होता है, क्योंकि वे तनाव का फायदा उठाते हैं, इसलिए तनाव में वे अधिक सफल होते हैं। वे तनावों के दौरान भी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। सशक्त व्यक्तित्व की संरचना। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, चैलेंज चुनौती, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्रतिबद्धता होती है, चुनौती लेने के लिए तैयार होते, चुनौती लेकर ही कुछ काम करते हैं, नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 27 है, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? स्वयं के विकास हेतु अनुशासन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आत्मचरित्र लेखन, व्यक्तिगत इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर शारीरिक विधि, मापन रेखा विधि, समाज रेखा विधि, निरीक्षण विधि और प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत रोसा स्याही के द्रव्यों वाला परीक्षण, प्रासंगिक बोध वाला परीक्षण, बालकों का बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य विधि, वाक्य, इतनी सभी विधि आती है जहाँ पे इनकी डिटेल्स विधि है। तो चलिए यहीं पर हमारी इकाई तो ख़त्म होती है, मतलब हमने अभी तक इतना सारा पढ़ चुके हैं, इतने सारे पेजेस। सो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है या नेक्स्ट वाली जो इकाई है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आप इतना टाइम नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इकाई 3 का कवर करूँ, जब तक आप ये वीडियो पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।